आज सेवक आपके बीच में आपके आरोग्य लहर वॉल्यूम 31 के लिए उपस्थित है। आज के वॉल्यूम को हम दो भागों में डिवाइड करेंगे। पहले भाग में डिप्रेशन पेशेंट्स के लिए ट्रीटमेंट का व्यवहारिक ज्ञान मिलेगा और दूसरे पार्ट में हम बजट पे, जैसा कि आपने बहुत सारे प्रश्न भेजे हैं, थोड़ा बहुत आपके साथ विचार साझा करेंगे। और आज इस पर्पज के लिए सेवक आपके साथ हरिद्वार में उपस्थित महामंडलेश्वर स्वामी वेद भारती जी के नाम से है और इसका नाम भी वेद निकेतन धाम है। अब हम आते हैं पहले पार्ट पे कि डिप्रेशन हम अपना कैसे कम कर सकते हैं। देखिए, सेवक भी अपनी धर्मपत्नी के भगवान के पास प्रस्थान करने के बाद काफ़ी डिस्टर्ब चल रहा था, तो सेवक को भी ये महसूस हुआ कि दिल्ली में भी देख रहा था, और भी जगह से टेलीफोन आते थे कि बच्चों को, लेडीज़ को और जेंट्स को डिप्रेशन प्रॉब्लम बहुत बढ़ रही है, नींद नहीं आ रही है, हर समय सोचते रहते हैं, दवाइयाँ ले रहे हैं। तो सेवक ने ये महसूस किया कि आपके साथ ये साझा करेगा कि हम अपना डिप्रेशन कैसे दूर करें व्यवहारिक तौर से। और ये जो डिप्रेशन दूर करने का तरीका है, ये कोई सेवक का अपना नहीं है, ये बहुत हमारा पौराणिक तरीका है। इससे क्या है, डिप्रेशन दूर हो जाता है, क्योंकि सेवक भी काफ़ी टाइम से ऐसे अपने मन ही मन में आपकी ये वॉल्यूम द्वारा, आरोग्य लहर के वॉल्यूमों द्वारा सेवा तो कर रहा था, लेकिन अंदर से काफ़ी डिस्टर्ब था, क्योंकि सेवक को आज तक कभी अपनी आँखों से आंसू नहीं निकले थे, लेकिन बार बार मन में अंदर से काफ़ी अपनी धर्मपत्नी के लिए ऐसा होता रहता था। तो एक दिन जब सेवक अपने घर में था, तो उनके घर जो काइंड लेडी काम करने आती थी, उसने जब ये कहा कि अंकल जी, आंटी जी बहुत अच्छे थे, देवी स्वरूप थे, तो सेवक को उस दिन, क्योंकि उस दिन हमारी धर्मपत्नी का वो दिन भी था जिस दिन वो दिनों के हिसाब से नौमी के दिन गई थी, तो सेवक को एकदम मन भर आया। तो सेवक के मन में सेवक ने कहा, आज मेरा भी रोने का बहुत दिल कर रहा है। तो धर्मपत्नी का स्वरूप भी सामने था, तो सेवक ने फ्यू सेकंड्स की कोशिश की, लेकिन आँखों में आंसू नहीं आए। सेवक की पत्नी के शब्द का कानों में पड़े कि आप बहादुर हो, आप इतने परिवारों को गाइड करते हो, आज आप कैसे इतना वो हो गए, आपने मन कैसे छोटा कर लिया, आप एक बार हरिद्वार होके आओ। तो सेवक ने उसी दिन मन में ठाना। एक दो पेशेंट भी आए, सेवक उनको भी साथ लाया कि उनके भी डिप्रेशन को दूर करें, लेकिन उनकी मर्जी के बगैर उनका स्वरूप या उनकी फ़ोटो आपको दिखा नहीं सकता था, तो इसलिए वो नहीं दिखा रहा। लेकिन सेवक अपना प्रैक्टिकल करके आपको दिखाएगा कि आपको अगर डिप्रेशन है तो आप इस तरीके से कितनी जल्दी अपने डिप्रेशन से बाहर आ सकते हैं। अब हम चलते हैं इसका व्यवहारिक प्रैक्टिकल करने के लिए। देखिए, ऐसे आपने एकांत में वातावरण में जाके वृक्ष को अपने आगोश में लेना है और उसके साथ अपने मन के सारे विचार साझा करने हैं। जो भी आपको अंदर ही अंदर खा रहे हैं, आपको उन विचारों की डिस्कशन करनी है। आप देखेंगे कि ये वृक्ष भी आपके साथ बातचीत कर रहा है, आपके कानों में वृक्ष भी आपको सांत्वना दे रहा है। अगर आपका दिल यहाँ पे अपनी बातचीत करने के बाद रोने को करता है, तो ज़रूर रोइए, अपने आंसू निकाल दीजिए, जो आपके अंदर गम है उसको बाहर निकाल दीजिए। आज आपको बहुत सुनहरी मौका मिला है, जितना आप रो सकते हैं खुल के रो लीजिए। कई बार क्या होता है कि हम किसी के सामने नहीं रो सकते, जैसे कि सेवक ने आपसे शेयर किया, अपने बच्चों को हौसला अफजाई करता रहा, बढ़ाता रहा, लेकिन आप
अपने को खाली नहीं कर सका। इसी तरह से आपके पास भी ऐसे मौके आए होंगे। सेवक ने अपने पार्क में भी कोशिश की, पेड़ के पास जाता था, कोई ना कोई निकलता था, फिर सेवक शर्म करके साइड पे हो जाता था। आज सेवक आपके साथ इसलिए साझा कर रहा है कि आप भी अपनी डिप्रेशन को, ये बहुत अच्छा तरीका है और बहुत ऐसा आसान तरीका है जिससे आप अपनी डिप्रेशन को दूर कर सकते हैं। अभी तक आपने अपने विचार पेड़ के साथ डिस्कस किए, अपनी मुसीबतें डिस्कस की, अपनी प्रॉब्लम्स डिस्कस की। पेड़ आपके कानों में आपको आवाज़ सुनाई दे रही है। अब आप खुलकर रो लीजिए जितना रो सकते हैं, अपने आंसुओं को बाहर निकाल लीजिए, अपने सिर का वजन, अपने अंदर का भार हल्का कर लीजिए। तो अपने मन को शांत करते हुए, अपने मन को शांत करते हुए 1-2 लंबी सांसें लीजिए। अब आप महसूस करेंगे कि आप बिल्कुल हल्के हो गए हैं। आपका शरीर अंदर से आपके अपने मन पे बोझ था, वो सारा बोझ हल्का हो गया है और आप बिल्कुल हल्के फुल्के हो गए हैं। अब आते हैं हम भाग 2 पर, जो कि एग्रीकल्चर से, किसानों से रिलेटेड है। इस विषय में सेवक आपसे एक वीडियो जो आपके द्वारा प्राप्त हुई है वो साझा करेगा। उसमें बड़ी डिटेल से बताया है कि इन बिलों से हमारे स्वास्थ्य पर कितना असर पड़ेगा, हमारी किसानी पर कितना असर पड़ेगा। तो सेवक आप जो वीडियो आपके साथ साझा कर रहा है, अगर आप उसको पूरी सुन लेंगे तो अपने आप ही इस तीनों एग्रीकल्चर बिल से आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे कि इन एग्रीकल्चर बिल के आने से हमारे स्वास्थ्य पर बड़ा बुरा प्रभाव पड़ने वाला है। तो सेवक आपसे प्रार्थना करेगा कि जो सेवक आपसे ये वीडियो साझा कर रहा है, आप उसको जरूर सुनिए। और जो देश में एक उसके खिलाफ एक आवाज उठी थी, उस आवाज का कोई मतलब नहीं है। कहीं चर्चा नहीं हो रही है देश में कि इस बिल के अंदर क्या प्रावधान होने चाहिए। एक राइट टू इंफॉर्मेशन का जो एक प्रावधान है वो भी उसमें से हटा लिया गया है कि आप उसमें चैलेंज नहीं कर पाएंगे कि इसमें अंदर क्या है हमें बताया जाए। वो आपको लेना ही लेना है। एग्रीकल्चर तो स्टेट सब्जेक्ट है, उसमें ये होता है कि स्टेट्स अपने डिसाइड कर सकते हैं कि हमें क्या करना है। लेकिन अब उसमें यह भी प्रावधान हटा दिया गया है कि जो सेंटर कहेगा कि भाई आपको ये फसलें जेनेटिकली मॉडिफाइड लगानी है तो आपको लगानी है। क्योंकि बहुत सारी स्टेट्स ने ऑपोजिशन किया है, कहा है कि हमें ये फसलें नहीं चाहिए। वो इसलिए नहीं समझ पाते बहुत सारे लोग क्योंकि आप और हम नहीं समझते। और आप और हमें ये समझने की बहुत ज़रूरत है कि ये जो जेनेटिकली मॉडिफाइड फसलें हैं इससे आपको क्या नुकसान होगा या क्या आने वाले दिनों में इसका आपके ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा। अभी एक हाल में एक अध्ययन हुआ है चूहों पर। जब भी हम इन चीज़ों का अध्ययन करते हैं तो चूहों पे करते हैं। और अगर आप उसकी फ़ोटो देखें, अखबारों में सब जगह छपी हैं फ़ोटो हैं, वो फ़ोटो देखें तो चूहों में इतने बड़े बड़े ट्यूमर्स हो गए हैं, इतने बड़े बड़े उनको कैंसर हो गए हैं। 70% उसके कैंसरों की जो पॉसिबिलिटी थी बढ़ गई चूहों में। और अगर आप उनका फ़ोटो कभी देखें तो पूरी बॉडी जो है वो इतने बड़े बड़े ट्यूमर से लदी पड़ी। कहने का मतलब ये है कि अगर वो चूहों में उसका जेनेटिकली मॉडिफाइड फसल खाने से इतना भयंकर नुकसान हो सकता है, तो भाई और बहनों ये आपकी और हमारी बारी भी दूर नहीं है। क्योंकि अगर चूहों पर जब ट्रायल किए जाते हैं तो उसके बाद फिर हम ह्यूमन बीइंग पे लेके आते हैं, इंसान पे लेके आते हैं, आदमी पे लेके आते हैं। और वो जब पदार्थ आपको मिलेंगे आपको नहीं पता चलेगा कि आप इतना कुछ करने के बाद भी, आप देखेंगे आपने इतना योग किया स्वामी जी के कहने के बाद भी, और आप देखेंगे फिर भी आपको प्रॉब्लम आ रही है। तो ये समझना है कि वो ऐसी एक प्रोसेस चल पड़ा है आप दुनिया में, और जितना आप बीमार होंगे है उतनी ही देश की ग्रोथ होती है, इकोनॉमिक ग्रोथ। जितना आप बीमार होंगे, ये चाहते हैं, ये देखिए ये एक सारी देश दुनिया में जो साजिश चल रही है इकोनॉमिक, वो ये है कि आपका खाद्यान्न पहले खराब हो। जितना आप ज़्यादा भोजन खराब करेंगे उतना आप बीमार होंगे। जितना आप बीमार होंगे उतनी आपको दवाइयाँ चाहिए, हॉस्पिटल चाहिए।
जितना आप दवाइयाँ खर्चोगे, जितना आप हॉस्पिटल पे खर्चोगे, उतना आपका ग्रोथ होगी देश की। और जितना आपको दवाइयों पे खर्चा होगा, हॉस्पिटल का होगा, तो उसका इंश्योरेंस पे फर्क पड़ेगा। इंश्योरेंस इंडस्ट्री ग्रो करती है। यही एक कारण है कि भारत में एफडीआई इंश्योरेंस पे लाने की बहुत जल्द हो रही है, बहुत कोशिश की जा रही है कि उसको लाया जाए, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनियों को फायदा होता है। तो ये समझने की जरूरत है, तीन चीजें, तीन तरीके के जो दुष्परिणाम है। पहले खाद्यान्न को खराब करो, आपके भोजन को खराब करो, आपकी प्रोसेस को सारे को खराब कर दो। वो जब खराब हो जाएगा तो आपके हेल्थ के रिक्वायरमेंट की, आपके दवाइयों की जरूरत पड़ेगी, दवाइयों की जरूरत पड़ेगी तो आपको इंश्योरेंस की जरूरत पड़ेगी। तो ये तीन ऐसे व्यवसाय हैं जो दुनिया की इकोनॉमिक ग्रोथ को लेके आगे चल रहे हैं। लेकिन इसके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि लोगों की आदतों को, फूड हैबिट्स को बदला जाए। आप जो देश के युवा हैं, अगर आप इस चीज़ को समझते हैं, आप इस मैसेज को आगे लेके जाते हैं, तो मुझे लगता है कि बहुत बड़ा आप एक इसमें रोल अदा करेंगे। क्योंकि आज हमारे देश में कहीं ना कहीं हम इन चीज़ों से निकलते जा रहे हैं, हटते जा रहे हैं, पीछे हटते जा रहे हैं। हम सबको समझना है कि ये कैसे इन चीज़ों का एक बहुत बड़ा, एक हम सबके साथ, हमारे फ्यूचर के साथ भी इसका एक बहुत बड़ा लिंक है, जो हम ये ना सोचें कि हट गया है। और वो किसानों के साथ शुरू होता है, क्योंकि किसान ही इस देश की एक रीढ़ की हड्डी हम मानते हैं। और अगर हमारी सारी कोशिश सरकारों की ये है कि उस रीढ़ की हड्डी को ही तोड़ दिया जाए, तो हम किस व्यवस्था की हम बात करते हैं, हम किस स्टेज में जा रहे हैं, ये हमें समझने की जरूरत है। कहा अक्सर ये जाता है कि दुनिया में जहाँ भी तरक्की हुई है, वहाँ खेती से लोगों को बाहर निकालना। अमेरिका में खेत में किसान कम हो गए हैं, यूरोप में किसान कम हो गए हैं, लेकिन मेरा ये मानना है कि भारत में, क्योंकि भारत एक ऐसा देश है जिसकी हम अमेरिका और यूरोप से तुलना नहीं कर सकते। हमारे यहाँ मैंने से कहा कि 60 करोड़ तो किसान है, जो कि अमेरिका की जनसंख्या से दुगनी है। हमारे पास कोई विकल्प नहीं है, कोई ऐसा व्यवसाय नहीं है जहाँ हम उन लोगों को एम्प्लॉय कर सकें, उनको रोज़गार दे सकें। हमें चाहिए ये कि हम खेती को ही संपन्न बनाएं, ऐसा कुछ रास्ता ढूंढें, ऐसी इकोनॉमिक्स हालात तैयार करें, ऐसी व्यवस्था बनाएं जिसमें हमारा किसान जो है उसको भी इतना लागत का मूल्य मिले, इतना उसको पैसा मिले कि वो भी खेती ना छोड़ना चाहे, खेत में किसान गाँव में ही रहना चाहे। क्या ये हो सकता है कि नहीं हो सकता? महात्मा गांधी ने एक बात कही थी, उसके साथ मैं अपनी बात को ख़त्म करूँगा। महात्मा गांधी ने एक बात कही थी कि भारत जैसे देश को ऐसा इकोनॉमिक मॉडल चाहिए, उनका कहना था, जहां पर प्रोडक्शन फॉर द मासेस ना हो, प्रोडक्शन बाय द मासेस हो। यानी जो भी हम पैदा करें बाहर से नहीं आए, हमारी रिक्वायरमेंट पूरी पैदा करने के लिए हमारे देश में ही हम उसको पैदा करें, उसी से हर हाथ को काम मिलेगा। और हर हाथ को काम मिलेगा तो देश की उन्नति जो है उसके साथ ही जुड़ी हुई है। तो भाई और बहनों, ये घोटाला की जो श्रृंखला है, इसमें हमें समझने की ये जरूरत है कि बड़े बड़े घोटाले तो हमने देख लिए जो टेलीविजन पे और अखबारों में आप पढ़ते हैं, लेकिन ये जो खेती के साथ घोटाला हो रहा है और जो आपके साथ भी खिलवाड़ हो रहा है, मेरा मानना है कि वो भी उसी श्रृंखला का एक हिस्सा है, जिसको आप और हमें जानना जरूरी है, उसको और समझने की जरूरत है। और अगर आप चाहें कि उसका क्या उपचार है, तो पतंजलि में आपके पास समय होगा थोड़ा सा, इस शिविर में एक छोटा सा प्रयास यहाँ चल रहा है, जो कि अब बहुत बड़े रूप में उसका स्वरूप हो चुका है। वो है कि केमिकल फ्री एग्रीकल्चर। स्वामी जी के आशीर्वाद से केमिकल फ्री एग्रीकल्चर, यानी उसमें कोई रसायन का उपयोग नहीं होता है, ना उसमें केमिकल फर्टिलाइज़र, ना पेस्टिसाइड्स, और ना ही हम हाइब्रिड बीजों का इस्तेमाल करते हैं। और वो खेती अच्छे अच्छे किसान जो देश के हैं जाने माने, उनको लाकर वो एक ऐसी खेती व्यवस्था बनाई जा रही है ताकि वो देश के सामने मॉडल बन जाए। आप लोग उससे सबक लें, उसको देखें, उस मैसेज को आगे लेके जाएं। इसमें मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा योगदान युवा भाइयों और बहनों का हो सकता है। और वो जो है स्वामी जी से मैं आग्रह करूँगा कि वो किसी दिन थोड़ा समय दें इन सब भाइयों बहनों को, देख के आएँ, आप देखें कि कैसे वो हो रहा है और वो गांव-गांव में हम कैसे लेके जा सकते हैं। तो आप उसका एक मैसेज को ये कन्वे करने के लिए आप एक हमारे एम्बेसडर हैं जो उस बात को आगे लेके जाएंगे। इस आशा के साथ कि ये क्रांति की शुरुआत खेती में बहुत ज़रूरी है लाने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और इसके साथ ही सेवक अपने इस वॉल्यूम को आपके यहीं पे समाप्त करता है। जय हिंद, जय भारत।